हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जमहूरियत, डेमोक्रेसी। यूएसएसआर 1951 के खात्मे के बाद जमहूरियत को दुनिया भर में अपनाने लगे। अरस्तू ने हुकूमत की 3 शक्लों को बताए। बादशाहियत, जिसमें एक की हुकूमत होती है। दूसरा अशराफिया, जिसमें चंद लोगों की हुकूमत होती है। जमहूरियत, इसमें तमाम की हुकूमत होती है। एक लोग अपनी मर्ज़ी से करता है, चंद लोग वो अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत करते हैं। जमहूरियत, इसमें तमाम लोगों का रहना होता है, तो तमाम के फ़ायदे के लिए हुकूमत चलाई जाती है। जमहूरियत की 2 किस्में हैं, एक राष्ट्र जमहूरियत, दूसरा बिल राष्ट्र जमहूरियत। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। जमहूरियत जो लफ्ज़ है डेमोक्रेसी, इसको कदीम यूनान ज़बान से लिया गया। डेमो और क्रेटिक्स। डेमो का मतलब होता है अवाम, क्रेटोस का मतलब होता है हुकूमत करना, तो इसका मतलब हुआ अवाम की हुकूमत। राष्ट्र जमहूरियत, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? राष्ट्र जमहूरियत खुद कानून बनाती है और लागू करती है। इसको कदीम यूनान में अपनाया गया था। बिल राष्ट्र जमहूरियत, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बिल राष्ट्र जमहूरियत में अवाम अपने नुमाइंदों को चुनती है और वो नुमाइंदे कानून बनाते हैं। आज ज़्यादातर बिल राष्ट्र जमहूरियत को अपनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्र जमहूरियत को आसानी से अपनाना नहीं जाता। राष्ट्र जमहूरियत को वहाँ अपनाया जा सकता है जहाँ आबादी कम हो। कदीम यूनान में आबादी कम थी, 500 के आसपास थे। वो आपस में मिलकर कानून बनाते थे और लागू करते थे, क्योंकि आज कोई भी छोटे से छोटे देश ऐसे नहीं हैं जहाँ की आबादी कम हो। हर देश की आबादी हज़ारों और करोड़ों में है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ सब इकट्ठा हो और कानून बनाकर लागू कर सके। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राष्ट्र जमहूरियत स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के चंद रियासतों में है। स्विट्ज़रलैंड में इसलिए है क्योंकि वहाँ की आबादी कम है और सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं और वहाँ का रकबा कम है। अगर राष्ट्र जमहूरियत को हिंदुस्तान में अपनाया जाए तो हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान में कई एक लोग तालीम से वाकिफ़ नहीं हैं। सब अंगूठा छाप और दूसरे किस्म के लोग हैं। इसलिए हिंदुस्तान में राष्ट्र जमहूरियत का होना मुमकिन नहीं है। बिल राष्ट्र जमहूरियत किसे कहते हैं? यानी अवाम अपने नुमाइंदों को चुनती है और नुमाइंदे देश के लिए कानून बनाते हैं। इसी को ही बिल राष्ट्र जमहूरियत कहते हैं। कई मुफक्किरीन ने जमहूरियत की तारीफ़ की, लेकिन एक मुफक्किरीन जो बिल राष्ट्र जमहूरियत की सही तौर पर तारीफ़ की है वो है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के सदर की हैसियत से काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा, अवाम के लिए अवाम के ज़रिए दिए गया कानून जमहूरियत कहलाता है। जमहूरियत में आखिरी अख्तियार अवाम का होता है। हम देखते हैं सारे फैसले सरकार लेती है, सरकार ही कानून बनाती है, सरकार ही लागू करती है, क्योंकि सरकार के पास इख्तियार है। लेकिन सरकार से भी बड़ी इख्तियार यानी कि पावर वो अवाम के पास है, क्योंकि हुकूमत या सरकार बनाना या चलाने का इख्तियार अवाम देते हैं। तो जमहूरियत में आखिरी इख्तियार अवाम का ही होता है।
جمہوریت میں سب کو مساوی حق دیا جاتا ہے اور سب کو مساوی ووٹ ڈالنے کا حق دیا جاتا ہے۔ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو کسی کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ہندو ہے، مسلمان، اونچی ذات، نیچی ذات، امیر اور غریب۔ اس کے بجائے وہ ہندوستان کا شہری ہو، 18 سال کی عمر اس کی ہو اور ووٹر لیسٹ میں اس کا نام ہو تو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ جمہوریت میں ایک سے زیادہ امیدوار رہتے ہیں کیونکہ ایک سے زیادہ امیدوار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی امیدوار رہے گا تو آپ ووٹ دو یا نہ دو، اسی کی سرکار بنے گی۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ کئی امیدواروں میں سے کسی ایک کو ووٹ ڈال کر سرکار بنانے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے۔ جمہوریت میں سوچ اور آزاد خیال کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ سب کھیل اکثریت پارٹی کا ہوتا ہے۔ سب پارٹی کے پاس اکثریت ہوتی ہے۔ جس پارٹی کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہی پارٹی آگے جا کر سرکار بناتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کو اکثریت نہیں ملتی تو 2 یا 2 سے زیادہ 3 پارٹیاں مل کر سرکار بناتی ہیں اور وہ اکثریت کو بتاتے ہیں۔ جمہوریت میں ایک سے زیادہ پارٹی اور امیدواروں کا ہونا ضروری ہے۔ جمہوریت میں اکثریت والوں کو ہی نہیں بلکہ اقلیت پسند کو بھی زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس لیے کہ جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت ہے۔ اکثریت پسند اور اقلیت پسند دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور ان کے اختیارات کی حفاظت کرتی ہے، جیسا ہندوستان کے قانون میں دفعہ 29، دفعہ 30 جو بنیادی حقوق میں رکھے گئے ہیں ان میں اقلیت پسندوں کو زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ بالراست جمہوریت میں اپوزیشن پارٹی کا بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اپوزیشن پارٹی کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا رولنگ پارٹی کا ہونا ہے، کیونکہ اپوزیشن اور رولنگ پارٹیز کے پالیسیز کو عوام کے سامنے لاتی ہے اور سرکار کا صحیح راستے پر لانا اس کا کام ہوتا ہے۔ اگر سرکار غلط راستہ یا غلط پالیسیاں اپناتی ہیں تو اپوزیشن پارٹیز اس کو عوام تک لے جاتی ہیں اور پارٹی یا سرکار کو صحیح راستے پر لاتے ہیں۔ اگر اپوزیشن نہ ہو تو سرکار اپنی ہی من مانی پالیسیوں کو اپناتی ہے، اس لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔